Hello friends, welcome to weekly current affairs on Pade Chalo. Pade Chalo is my YouTube channel name. If you like this video, please like and subscribe my channel. ये मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा इसमें अंग्रेजी में नोट्स होंगे लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स ऑन द पढ़े चलो वीकली। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे आपको, और हर वीक एवरी वीक मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जुलाई फर्स्ट वीक की फर्स्ट तारीख को क्या न्यूज़ थी देखते हैं। न्यूज़ थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1 जुलाई से हमारे देश में जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी जब से लागू हुआ है उससे पहले से और उससे आज तक खबरों में बना हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। जीएसटी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर या माल एवं सेवा कर। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाली एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है यह, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। इससे केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी। इससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय बाजार में इस कर व्यवस्था लागू करने के लिए संशोधन किया गया है। और ये कौन सा संशोधन है? 101वां अमेंडमेंट एक्ट है ये। यानी कि भारतीय संविधान में 101st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको लागू किया जाएगा। कि देखो हाईलाइट किया मैंने इसको, 101वां अमेंडमेंट एक्ट। 1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के अलग अलग कर लगाती है सरकार, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही कर लगा जाएगा। पूर्व में किसी भी सामान पर 30 से 35% तक का कर देना पड़ता था दोस्तों। कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाने वाला कर 50% से ज्यादा होता था। जीएसटी आने के बाद यह कर अधिकतम 28% में तब्दील हो जाएगा, मैक्सिमम 28%, जिससे कोई भी अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। वन नेशन वन टैक्स। फिलहाल भारतवासी 17 अलग अलग तरह के कर चुकाते हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही एक्साइज ड्यूटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, मनोरंजन कर हो गया, लग्जरी कर हो गया, जैसे बहुत सारे कर जो खत्म हो जाएंगे, केवल एक होगा जीएसटी। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान और सेवा पर कर वह लगेगा जहां वो बिकेगा, एंड यूजर पे। जीएसटी अलग अलग तरह पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस कर इत्यादि की जगह अब केवल एक जीएसटी लगेगा। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक तरह से मूल्य वैल्यू एडेड टैक्स है ये। पहले वैल्यू वैट के बारे में सब जानना चाहेंगे। वैट जो था, वैट लगता था। ये भी एक तरह से मूल्य वर्धित कर बोल सकते हैं इसको, जो कि विनिर्माताओं, यानी कि विनिर्माता जानते हो, जो प्रोडक्शन करते हैं, माल का प्रोडक्शन करते हैं, से लेकर उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, हम लोग जो हम यूज करते हैं, तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है, ओनली वन कर। प्रत्येक चरण पर, ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने सारे टैक्सेस जो हैं, ये देखो, सेंट्रल लेवी, स्टेट लेवी, सेंट्रल द्वारा उगाए जाने वाले कर, स्टेट द्वारा उगाए जाने वाले कर, इन सब करों को मिलाकर केवल एक जीएसटी बनाया। देखो सोचो आप कितने सारे कर हमसे वसूले जाते थे। सेंट्रल लेवी में क्या आते हैं? सर्विस टैक्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस रेट 15% होता था, कस्टम ड्यूटी, सीवीडी, इम्पोर्ट्स 10% वेरीज, इटीसी। स्टेट लेवी में देखो सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, चूंकि कर, ये सब बहुत सारे कर्ज होते थे, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की देखिए टेबल देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके अंदर अवेलेबल, इसके जीएसटी के अंदर नहीं है। ये आज भी ऐसे ही है। केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जीएसटी में हमने मिलाया है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट और सीएसटी। ठीक है, प्रत्येक चरण पर भुगतान किए जाने वाले इन इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद चरण में उपलब्ध होगा। चरण मतलब स्टेप्स, जो प्रत्येक स्टेप में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ता को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा दोस्तों।
इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। चुंगी कर, सेल टैक्स, सीएसटी, राज्य के सेल टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेक करों के स्थान पर अब यह केवल एक ही कर लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने ना इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जीएसटी के। अब जीएसटी के मैंने हिंदी में बता दिया आपको कि जीएसटी क्या होता है कि अब, लेकिन इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान से देखिए। ये इंडायरेक्ट टैक्सेस है, इसके स्लैब्स जो हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में इसको स्लैब्स बनाए गए हैं। यानी कि हर किसी सामान का एक अलग टैक्स होगा। कुछ सामान को, जैसे कि हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा है, दूध है, ये सब जीरो स्लैब में डाले गए हैं। और कुछ लग्जरी आइटम्स जो है मैक्सिमम वो 28% में डाले गए हैं, और मिडिल की जो चीज़ें हैं वो 5%, 12%, 18% में डाली गई हैं। देखिए अगला अगला पॉइंट क्या कहता है, लॉन्च वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑन द मिडनाइट ऑफ 30 जून। ठीक है, 30 जून की अर्धरात्रि को, मध्य रात्रि को 12:05 पर से लॉन्च किया गया था। प्रधान मंत्री महोदय ने तो ये कहा था कि इसे लागू करने में 18 मीटिंग हुई है, और गीता को गीता के पूरा होने में भी 18 अध्याय लगे थे। तो इन्होंने जीएसटी को गीता से इसका कंपैरिजन किया है। ठीक है, अभी कहते हैं, आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ऑन 8 सितंबर 2016 द जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2016 केम इनटू एग्जिस्टेंस 101st अमेंडमेंट एक्ट। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये हमारे देश में एक एक्ट बना। ठीक है, टोटल 18 मीटिंग्स हैं, आप जानते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है जीएसटी के। जीएसटी विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू ए मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ये केवल आईटी से ही चालू होगा, यानी कि आईटी पर ही निर्धारित होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। ये कोई मैनुअली नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पर आधारित होगा जीएसटी। और अगला पॉइंट क्या है, जीएसटी एनविशंस दैट ऑल ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेस टू बी डन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू अचीव नॉन एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, it provides for facility of auto-populated monthly returns and annual returns. Petroleum products such as petrol, diesel, and aviation turbine fuel has been kept out of GST as now. पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और अल्कोहल प्रोडक्ट को अभी फिलहाल दूर रखा गया है, लेकिन थोड़ी देर समय बाद सरकार कहती है कि इसे जीएसटी के अंदर ले लेंगे। तो जीएसटी काउंसिल विल टेक a decision on it at a later date. Alcohol has also kept out of GST. ओके, अब देखिए हमारे एक रेवेन्यू से हमारे देश में सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं मिस्टर हसमुख आदिया। ठीक है, उन्होंने ट्विटर करके जो लोगों के कन्फ्यूजन सवाल थे जीएसटी के बारे में उसका जवाब दिया। मिथ जो थे उनके क्या थे, मिथ फर्स्ट, डू आई नीड टू जनरेट ऑल इनवॉइस ऑन कंप्यूटर इंटरनेट ओनली। तो ये क्या कहते हैं, इनवॉइस कैन बी जनरेटेड मैनुअली ओनली। ठीक है, दूसरा मिथ क्या था, आई नीड ऑल इंटरनेट आई नीड इंटरनेट ऑल द टाइम टू डू बिजनेस अंडर जीएसटी। ये क्या कहते हैं रियलिटी में, इंटरनेट वुड बी नीडेड ओनली व्हाइल फाइलिंग द मंथली रिटर्न ऑफ जीएसटी। यानी कि जब जीएसटी भरेंगे तभी जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है इंटरनेट की खा जाएंगे। आई अभी अगला पॉइंट, अगला मिथ क्या है, तीसरा मिथ, आई हैव प्रोविजनल आईडी बाय वेटिंग फॉर फाइनल आईडी टू डू बिजनेस। इसका रियलिटी क्या है, प्रोविजनल आईडी विल बी योर फाइनल जीएसटी आईएन नंबर फॉर स्टार्ट बिजनेस। अगला मिथ, माई आइटम ऑफ ट्रेड वाज अर्लियर exempt, so I will need new generation before starting business now. रियलिटी क्या है, you can continue doing business and get registered within 30 days. Myth 5, there are 3 returns per month to be filed. इसका रियलिटी क्या है, there is only one return with 3 parts out of which first part is to be filed by dealer and 2 other parts would be auto populated by computer. ठीक है, मिथ 6 क्या कहते हैं, यानी कि अगला छठा मिथ क्या है, लोगों के मन में भ्रांति, even small dealers will have to file invoice wise details in the return. रियलिटी क्या है, those in retail business need to file only summary of total sales। यानी कि आपको टोटल आपको इनवॉइसेस की
पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी सेल्स हुई केवल उसी के बारे में बता दीजिए। मिथ क्या है? न्यू जीएसटी रेट इज हायर कंपेयर टू अर्लियर रेट। रियलिटी, इट appears higher because excise duty and the other taxes which were invisible earlier are now subsumed in GST now। पहले बहुत सारे टैक्सेस रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन उन सब टैक्सेस को हटा के अभी केवल एक टैक्स है जीएसटी। इसीलिए आपको लग सकता है ये हाई, लेकिन है नहीं, क्योंकि हम पहले से बहुत सारे टैक्स दे चुके होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। लेकिन अब जो कुछ है सब कुछ हमारे सामने है। ठीक है, ये था दोस्तों जीएसटी के बारे में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कहते हैं हमारा, के वेणुगोपाल अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको के वेणुगोपाल का नाम याद रखना है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं इसके। तो देखिए, ये पिक्चर देख लीजिए, ये के वेणुगोपाल है, फोटो मैंने लगाई है यहाँ पे। देखिए, मैं सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता दूँ। इसे बोलते हैं हिंदी में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त। सॉरी सॉरी सॉरी, अटॉर्नी जनरल, इसे अटॉर्नी जनरल, ये जो है हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉरी, मैंने नीचे का पढ़ था, ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ये वेणुगोपाल विल सक्सीड मुकुल रोहतगी, यानी कि मुकुल रोहतगी का स्थान लेंगे। आर्टिकल 76 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान है। तब अगला पॉइंट क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी क्वालिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर होनी चाहिए। वही वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के काबिल है। It shall be duty of Attorney General to give advice the Union Government on legal matters and to perform duties of a legal character referred to assigned to him by President। देखिए, ये काम तो प्रेसिडेंट की सलाह पर ही करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे। इनकी सैलरी, इनके इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है, इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है। इनकी सैलरी और टर्म इनका सिर्फ प्रेसिडेंट जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इससे आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सैलरी संसद या पार्लियामेंट में निर्धारित करती है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसे पद है जिसकी सैलरी और उनका टर्म्स केवल राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वही इंपॉर्टेंट है के वेणुगोपाल who is appointed as Attorney General of India recently। Next news is A.K. Jyoti of Gujarat cadre will be next Chief Election Commissioner। देखिए, A.K. ज्योति का फोटो है। पॉइंट्स हम पहले, मैं आपको इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता दूँ जो मैं पहले बताना चाह रहा था। इसे बोलते हैं हिंदी में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यह भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो, का होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग से ही के जरिए ही हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, A.K. ज्योति अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की जिम्मेदारी होती है भारतीय के मुख्य चुनाव आयुक्त की। और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी जिम्मेदारी अलग होती है। उनकी पंचायत, जिला पंचायत और जिला पार्षद, इन सब के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो इसलिए आप इनके कामों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कौन कौन से इलेक्शन कराती हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ ये है दोस्तों, रिलायंस जियो लॉन्च न्यू सबमरीन केबल सिस्टम। देखिए, रिलायंस जियो आजकल फैला हुआ है सभी जगह,
सभी लोग चाहते हैं कि रिलायंस जियो का कस्टमर बन जाऊँ। ठीक है, रिलायंस जियो फैसिलिटी ऐसी दे रहा है क्योंकि ये क्या किया इसने, AAE1, अब एशिया अफ्रीका यूरोप, इसका नाम रखा है इन्होंने AAE। इन्होंने क्या है, समुद्र के नीचे एक केबल सिस्टम लगाया है ताकि इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड लाई जा सके, मैक्सिमम स्पीड लोगों को प्रोवाइड किया सके। तो इसमें क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये देखिए 25,000 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस है इसकी, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रांस टू हांगकांग। ठीक है, AAE1 network operation center is situated in Mumbai and is management of Reliance Jio। इसका जो सेंटर है वो मुंबई में है, और ये किसके मैनेजमेंट में, रिलायंस जियो के। देखिए वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबमरीन केबल सिस्टम है। 29 जून 2017 को, ठीक है, जियो ने ये अनाउंस किया, AAE1 सबमरीन सिस्टम दुनिया का सबसे लंबा सबमरीन केबल सिस्टम है ये। और इसकी जो टेक्नोलॉजी क्या है, 100 गीगाबाइट पर सेकंड की इसकी स्पीड होगी। सोचिए, आप सोचते हुए आपको 4 MB 2 MB पर सेकंड स्पीड भी हम लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन देखिए 100 GB पर सेकंड की स्पीड है। केबल सिस्टम, केबल स्ट्रेंथ फ्रॉम मार्सेले इन फ्रांस टू हांगकांग कवरिंग 2500 किलोमीटर। It will have 21 cable landing across Asia and Europe। Okay, सॉरी 2500 नहीं, 25,000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब अगली न्यूज़ के बारे में जानते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, अभी 29 जून को हमारे देश में नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया गया। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स डे ये किसके लिए मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस एक भारतीय वैज्ञानिक और एक सांख्यविद थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, उन्हें क्या था, उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। भारत की इंडिपेंडेंस के पश्चात न्यूली कैबिनेट मिनिस्ट्री के सांख्यिकी सलाहकार बने और औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के लिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने एक योजना का खाका खींचा। इनकी जो प्रसिद्धि है वो महालनोबिस दूर के कारण है, जो उनके द्वारा सुझाई गई सांख्यिकी माप है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। ये फोटो देख सकते हैं आप, ये पीसी महालनोबिस की फोटो है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन जो 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में प्रोफेसर महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में, विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना है। हम इसे अब डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है हमें पता होना चाहिए कि 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट है उसका 2017 का सब्जेक्ट क्या था, इसका सब्जेक्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिक्स। क्या दोस्तों, अब अगली न्यूज है, इंडिया गिव्स $1 लाख टू यूएन टैक्स फंड। ठीक है, सॉरी, भारत ने यूएन टैक्स फंड को $1 लाख की मदद की है, जो अब तक किसी देश ने नहीं की है। यूएन टैक्स फंड एक ऐसी संस्था है जो विकासशील देशों में टैक्स रिफॉर्म के लिए रिसर्च करती है। ठीक है, ये यूएन टैक्स फंड के बारे में बता दें मैंने। मेन चीज़ ये है कि यूएन टैक्स फंड को भारत ने $1 लाख दिया। अब इसके पॉइंट पढ़ दूं मैं, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। India has contributed this fund to help developing countries actively participate in the discussion of tax issue, becoming the first country to make the contribution. The committee is established in 2006। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, यूनेस्को क्राउन शारजा एज वर्ल्ड बुक कैपिटल। दोस्तों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
ये मैंने जगह जगह से सेलेक्ट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ का एक नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स को मैं कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगा। यदि आप मुझे मेल करेंगे, मेल है, मेरी ईमेल आईडी है www.com, तो सॉरी, पढ़े चलो @gmail.com, padhechalo@gmail.com। ठीक है, तो मैं आपको मेल पे ही PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनेस्को ने शारजाह को इसके ऐतिहासिक, साहित्य और कल्चर, सांस्कृतिक एक्टिविटीज के प्रयासों के लिए वर्ल्ड कैपिटल नवाजा है। ठीक है, क्या पॉइंट है इसका अंग्रेजी में पढ़ दूं। शारजाह हैज बीन क्राउन्ड विद द प्रेस्टिजियस द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2019 by UNESCO for the quality of its literary, scientific and cultural सांस्कृतिक activities, for its effort to make book accessible to the entire population of the nation। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज क्या है। इंडिया फर्स्ट ब्लड बैंक फॉर द कैटल टू कम अप इन उड़ीसा। देखिए उड़ीसा ने इतना अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है, पशुओं के लिए एक ब्लड बैंक की स्थापना की है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उड़ीसा के द्वारा। द प्रोजेक्ट विल हैव 60-40 शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 60% जो हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार के जरिए वहन किया जाएगा और 40% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ये जर्मनी के बारे में है। नेक्स्ट न्यूज़, जर्मनी बीट्स चिली टू विन 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप। जर्मनी ने चिली को हराकर फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता। मैं इसके पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। वैसे तो इम्पोर्टेंट केवल यही है कि जर्मनी ने चिली को हराकर 2017 का फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता। पॉइंट्स देख लेते हैं। जर्मनी ऑन 2 जुलाई 2017 defeated Chile 1-0 के पॉइंट से in the final to clinch the 2017 Confederation Cup. It is Germany first Confederation Cup to win. टूर्नामेंट जो रशिया में हुआ, देखिए मैंने इसको राइट किया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। टूर्नामेंट रशिया में हुआ है 2017 का। कॉन्फेडरेशन कप के बारे में पॉइंट्स कलेक्ट किए मैंने। द फीफा कॉन्फेडरेशन कप एज इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर नेशनल टीम्स। ठीक है, हेल्ड एवरी 4 years बाय फीफा, हर 4 साल में होता है। द टूर्नामेंट वाज ओरिजिनली ऑर्गेनाइज्ड बाय एड हेल्ड इन सऊदी अरेबिया एंड कॉल्ड द किंग फहद कप, contested in 1992 and 1995 by the Saudi national side and some continental championship। ठीक है, in 1997 FIFA took over the organization to the tournament named it FIFA Confederation Cup। 1997 में FIFA ने इसको अधिग्रहण कर लिया। अब देखिए अगली न्यूज़ क्या है। ये अगली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है, डिस्कशन है ये दार्जिलिंग के बारे में जो पश्चिम बंगाल में है। डिस्कशन क्या कहता है, ट्रबल्ड दार्जिलिंग यानी अशांत दार्जिलिंग, हाउ एस्टेब्लिश्ड पीस, शांति कैसे स्थापित। दार्जिलिंग में जो है अशांति फैली हुई है, शांत कैसे हो। देखिए 16 मई 2017 को ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा को अनिवार्य किए जाने के कारण आंदोलन की शुरुआत इसी वजह से हुई। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया, बंगाली भाषा को अनिवार्य कर दिया। तो जो बंगाली वाले थे वो खुश हो गए, जो लेकिन जो गैर बंगाली भाषा बोलने वाले वो नाराज हो गए। तो क्या था, दार्जिलिंग में नेपाली बोलने वाले गोरखाओं में लोकप्रिय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा JGM ने इस पर आपत्ति जताई और 8 जून से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और 52 वर्षीय विमल गुरंग के नेतृत्व में 2007 में स्थापित JGM एक राजनीतिक दल है। JGM जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, विमल गुरंग के नेतृत्व में 2007 में स्थापित हुई है।
गोरखा राष्ट्रवाद के कारण पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले में से एक अलग राज्य का निर्माण करने की मांग जेजीएम द्वारा की जा रही है। बताओ, जेजीएम द्वारा पश्चिम बंगाल को भी बांटने की बात चल रही है। इसके प्रभाव देखिए, बहुत सारे प्रभाव होंगे इसे बांटेंगे तो। दार्जिलिंग का पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होगा, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं दार्जिलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की चाय की खेती 1800 के मध्य में शुरू हुई थी। ये 3149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर त्रिभुजा का है। इसका उत्तरी भाग नेपाल और सिक्किम में सटा हुआ है। यहाँ शरद ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होता है, शरद ऋतु यहाँ पे जो होती है अक्टूबर से मार्च तक होती है। इस मौसम में यहाँ अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ की ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक रहती है। इस समय का मौसम हल्का ठंडापन की भी होता है। यहाँ बारिश जून से सितंबर तक होती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ अधिकांश पर्यटक आते हैं। और जब ये बढ़ जाएगा तो पर्यटन ही नहीं आएंगे। ठीक है। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल एक विभाजन का दंश नहीं झेल सकता। वाकई में सही बात है। तो मैंने इसके लिए पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट, इश्यू वाज क्रिएटेड व्हेन पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी डिक्लेयर बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी एट स्टेट लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट, नेपाली स्पोकन गोरखा पीपल इन दार्जिलिंग JGM गोरखा जनमुक्ति मोर्चा had objection on it and started protest against the declaration of position। ठीक है। JGM is a political alliance created in 2007 in the direction of Vimalpuram। The demand is being started by JGM to create a separate state from North District 2 of Pashchim Bengal। इससे क्या affected होंगे? It will be affected tourism of Darjeeling। Mamata said that we are not in the position to tolerate again partition। अब देखिए, ये प्रीति शेनॉय है, राइटर है। इनके बारे में न्यूज है, न्यूज नंबर 11। राइटर प्रीति शेनॉय अवार्डेड इंडियन ऑफ द ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, प्रीति शेनॉय भारत में सबसे अच्छे लेखकों में से एक है। फोर्ब्स इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में उनका नाम है। शेनॉय फोटोग्राफी और योग से समाजशास्त्र को लेकर विभिन्न रुचियां रखती हैं। ब्रिटेन में संक्षिप्त रहने के बाद शेनॉय ने शादी की और 2 बच्चे की मां बनी। वह वर्तमान में बंगलोर में रहती हैं। वेस्टर्न लिमिटेड द्वारा प्रकाशित उनकी नवीनतम पुस्तक द वन यू कैन नॉट हैव नवंबर में जारी किया और पाठकों में उत्साही और सकारात्मक समीक्षा सभा गया है। ठीक है, देख सकते हैं क्योंकि सुनाइए। The award is given to recognize the achievement of personalities who have contributed towards building up the reputation of country। Her latest book was published on November 2016 and book name is The One You Cannot Have। देखिए, अगली न्यूज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। QRSAM का क्या मीनिंग है? क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, QRSAM। देखिए, ये उड़ीसा से लॉन्च हुआ 3 जुलाई 2017 को। ये टेस्ट फायर्ड हुआ और भारत में खुद डेवलप किया है इसको। इंडिजीनियस का मतलब होता है डेवलप किया, इंडिया अपने देश में बनी है। बाई क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होगा उड़ीसा कोस्ट से इसको टेस्ट फायर किया गया। इसकी रेंज जो है 25 से 30 किलोमीटर है और ये DRD द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, QRSAM के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला जो न्यूज़ है वो बड़ा ही चर्चा में रहा है पिछले दिनों। पेट्या रैनसमवेयर। रैनसम का मतलब होता है मनी, पैसा। ठीक है, एक तरह का वायरस है ये। एक कैसे वायरस भी कैसा है? फिरौती मांगने वाला वायरस। और वायरस क्या होता है? वायरस एक जो है बग सॉफ्टवेयर होता है।
बग सॉफ्टवेयर क्या है, जो फाइल को करप्ट कर देता है और उसके बदले आपसे धमकी देता है कि या तो हम आपको फाइल करप्ट कर देंगे या फिर हमें पैसे दो। ठीक है, पहले हम रैनसमवेयर के बारे में जान ले क्या है। एक प्रकार का फुर्ती मांगने वाला वायरस है या सॉफ्टवेयर है। इसे इस तरह से बनाया कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सही फाइलों को इनक्रिप्ट कर दे, यानी कि दूसरी उसमें चेंज कर दे। इनक्रिप्ट मतलब दूसरे कोड में चेंज कर दे। जैसे ही सॉफ्टवेयर इन फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, वैसे ही फुर्ती मांगने लगता है और धमकी देता है कि यदि उतनी राशि नहीं चुकाई तो कंप्यूटर सभी फाइलों को बर्बाद कर देगा। इसके बाद इन फाइलों तक कंप्यूटर उपयोगकर्ता तब तक देख या उपयोग नहीं कर सकता जब तक फिरौती की मांगी गई रकम का भुगतान नहीं कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो फिरौती है वो बिटकॉइन में मांगते हैं। करेंसी नई करेंसी भी न्यूज़ में है। खास बात यह है कि फिरौती की रकम चुकाने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाती है और यदि कोई समय से पैसे नहीं चुकाता तो उसके लिए फिरौती की रकम बढ़ा दी जाती है। इससे ब्लैकमेलिंग देखिए क्या है, व्हाट इज इट एंड हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड। इसके कोई कुछ पॉइंट्स बनाए। पहला पॉइंट क्या है, 27 June 2017, several organizations across the world, mainly in Europe, reported ransomware infecting their systems, modifying these master code records and encrypting the files. Even in India, operation at one of three terminals at the Jawaharlal Nehru Port, Mumbai, disrupted by the global ransomware attack। यानी कि हमारे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भी इसमें हमला किया गया। What is the ransomware? ये बताया मैंने इसको what is the, लेकिन पॉइंट पढ़ देता हूँ। It is a type of malicious software that infects and restricts access to computer until a ransom is paid. Ransom means money. But you should use shield your computer from bad guys। ये हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए बेटर रैनसमवेयर से बचने के लिए। ऐसे वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। परफॉर्म फ्रीक्वेंट बैकअप ऑफ सिस्टम and important files and verify three backup verify their backups regularly। यानी कि अगर रेगुलर बैकअप लेते रहेंगे तो हमारी फाइलें हमें पता रहेंगी कि हमारे पास सेव पड़ी हैं। सेपरेट फाइल जो कंप्यूटर नेटवर्क से अटैच ना हो, ऐसे हमें उनको सेव करना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क से डायरेक्ट अटैच रहेंगी तो वो इंटरप्ट करने का खतरा रहता है। लेकिन हमें हार्ड ड्राइव या ऐसी हार्ड डिस्क में उनको सेव करना चाहिए जो नेटवर्क से अटैच ना हो, कंप्यूटर नेटवर्क से। The safest practice to store backups on a separate device that cannot be accessed from a network. You should exercise caution while closing directly on the links in image of the sender appears to be known। यदि आपको कोई ऐसी मेल आती है इस पे लिंक कीजिए आपको वो मिलेगा ये मिलेगा, उस पे तो बिल्कुल भी लिंक मत कीजिए। आपको पर्सनली मैं एडवाइस कर रहा हूँ। फिशिंग जो होती है आजकल ऐसी होती है, आपको वायरस जो आता है, कोई भी आपको मेल आएगी या कोई भी आपको लिंक आएगा ऐसा, तो उस पर क्लिक कीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको वो मिलेगा। ये सब क्या है, झांसे में डालने के लिए, एक तरह से बकरी को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है। ठीक है, इस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अगली न्यूज़ क्या है, ईस्टबॉर्न टेनिस टूर्नामेंट 2017 के बारे में न्यूज़ है। ठीक है, देखिए ये नावोक जोकोविच है, इन्होंने एक मेल कैटेगरी में ये टूर्नामेंट जीता है। और ये जो है करोलिना प्लिस्कोवा है, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में अवार्ड टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, केवल एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किसने जीता मेल कैटेगरी में, किसने फीमेल कैटेगरी में। ईस्टबॉर्न टेनिस टूर्नामेंट। अगली न्यूज़ क्या है, मध्य प्रदेश सेट्स न्यू रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 6 करोड़ सैपलिंग इन 12 आवर्स। देखिए ये जो है सैपलिंग का मतलब क्या होता है, सैपलिंग मतलब पौधा, बाल वृक्ष। ठीक है, मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बना दिया है 6 करोड़ पौधे लगाने का 12 घंटों में। ये रिकॉर्ड पहले उत्तर प्रदेश के नाम था, इसने 24 घंटे में 5 करोड़ पौधे लगाए थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के
जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पहले पूजा अर्पण की नर्मदा नदी के किनारे और फिर उन्होंने इसकी शुरुआत की और केवल 12 घंटों में इन्होंने 6 करोड़ पौधे लगा दिए। सॉरी, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए इन्होंने इसके बारे में क्या पॉइंट बनाया है। ऑन 2 जुलाई ऑफ सेम एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नर्मदा रिवर, the day-long campaign was launched by State Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan, who performed puja and planted sapling at Amarkatak River, Narmada origin point. अमरकटक जो है नर्मदा नदी का origin point है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और नर्मदा नदी के बचाव के लिए इन्होंने प्लांटेशन किया है। ठीक है, लास्ट ईयर इन 2016 जुलाई 2016 उत्तर प्रदेश होल्ड्स a record of 5 crore sapling in 24 hours last year। पिछले साल 2016 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था 24 घंटों में था, लेकिन इन्होंने 6 करोड़ लगा दी वो भी 12 घंटे में, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगली न्यूज क्या है दोस्तों, जेहान दारूवाला became the first Indian to win FIA F3 Formula 3 championship। You can see this photo. This is the Mr. Jehan Daruwala and he won a championship of Formula 3 junior actually this is the junior championship। ठीक है, जीता है, इसे इनका नाम ध्यान रखना है। इट इज ए जूनियर चैंपियनशिप विच इज टफेस्ट चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड। माइकल शूमेकर एंड लुइस हैमिल्टन प्लेयर्स अराइज फ्रॉम दिस चैंपियनशिप, यानी कि माइकल शूमेकर जैसे सूरमार और लुइस हैमिल्टन जैसे सूरमार इस चैंपियनशिप से निकले हैं। तो हो सकता है भविष्य में ये हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा नाम रोशन करें। तो बेस्ट विशेष मिस्टर जिहान दानवाला। नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अडोप्टेड ए विलेज खकरिया विद रेस्पेक्ट टू सांसद आदर्श ग्राम योजना सिचुएटेड इन यूपी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में, कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कौन सा गांव अडोप्ट किया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो आपको नाम ध्यान रखना है खकड़िया। व्हाट इज द कमिट। एक कमिट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कमिट क्या है, एक योजना है, प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल हाल ही में लॉन्च किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना है और नागरिकों को क्षमता के आधार पर प्रशासन प्रदान करना है जो दिन प्रतिदिन नागरिकों से संपर्क करें। समझ गए, एक ऐसा प्रोग्राम है। बेसिकली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके पॉइंट्स क्या हैं, ए न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम comprehensive only modified modules on induction training for state government officials was recently launched. The objective of this training program is to improve the public service delivery mechanism and provide citizen-centric administration through capacity building of officials who interact with the citizens on the day-to-day basis. It's a 28-hour duration program. ओके, कमिट के बारे में पढ़ लिया। अब अगली न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी हमारे पेपर में या परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पॉइंट। तो इसमें क्या है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज। मैंने ये बड़े ढूंढ के निकाला इस वर्ड को, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, ये न्यूज में रहा पिछले दिनों। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स। एक्चुअली में क्या है कि इंडिया बाउंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको बहुत सारे पॉइंट दे देंगे, तो पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, तो आपको क्या है हमारे वाणिज्य के बारे में क्या पता है, इंडिया का बाउंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं,
यूरोप की मुक्ति के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा निर्मित अस्थायी अग्रिम हवाई क्षेत्र को दिया गया शब्द था। वे ब्रिटेन में आक्रमण से पहले और उसके बाद उत्तर पश्चिम यूरोप में 6 जून 1944 से 7 मई 1945 तक बनाए गए थे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। यूनाइटेड किंगडम में बनाए गए स्थायी एयरफील्ड से विपरीत और जर्मनी की सामरिक बमबारी के लिए डिजाइन किए गए। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? मणिपुर गवर्नमेंट डिक्लेयर फ्लड सिचुएशन एट स्टेट कैलमाइटी, यानी कि राज्य आपदा। मणिपुर ने बाढ़ वहां पर आई, उन्हें उसको राज्य आपदा घोषित कर दिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य ने बाढ़ बाढ़ के क्षेत्र को राज्य आपदा घोषित किया? ठीक है, तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है, तो मणिपुर का नाम ध्यान रखिए। एन इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग हेल्ड ऑन 3 जुलाई 2017 to assess the flood situation in the Manipur decided to declare the present disaster as a state calamity। ठीक है, ये खबर बड़ी सुर्खियों में रही। पीएम मोदी embarks on the two nations tour of Israel and Germany। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और जर्मनी की यात्रा की। देखिए, जर्मनी की यात्रा अभी तक हमारे किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि भारत की यात्रा फलस्तीन की वजह से, जो इजराइल का पड़ोसी देश है, उसकी वजह से नहीं करते थे हमारे देश के नागरिक, लेकिन सारी परंपरा को तोड़कर हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और इजराइल की यात्रा की, और बड़े ही जोरों शोरों से और आम सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत वहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने किया। तो ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ तक कि इसमें बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने एक फूल है, उनके यहाँ पे गुलदाउदी का फूल होता है, उसके नाम को मोदी के नाम पर उन्होंने रख दिया। तो अब से जो फूल है वो उनका गुलदाउदी का जो स्पेशल फूल था, उसे मोदी के नाम से बुलाया जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटेजी। तो लेट्स डिस्कस द पॉइंट। Prime Minister on 4 July 2017 embarked on a two-nation tour to Israel and Germany. On the first leg to visit, Modi will go to Israel on 3-day tour where he will hold talks with the Israel counterpart Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu इसराइल के प्रधानमंत्री हैं। ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट, करीब इन्होंने 7 मुद्दों पर समझौते किए, जैसे कि कृषि सिंचाई का मुद्दा हो गया, स्पेस रिलेटिव मुद्दा हो गया, डिफेंस से संबंधित हो गया। कुछ चीज़ें इसराइल में बड़ी तकनीकी जो है वहाँ पे ज़्यादा है हमारे देश से, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था वो ज़्यादा अच्छे जानते हैं, वाटर मैनेजमेंट वो ज़्यादा अच्छे जानते हैं, कम ही पानी में खेती कर लेते हैं अच्छी, वो सब कोलैबोरेशन हमारे देश के बीच में हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है। और इसराइल की टेक्निकल बराक 8 हम जो हमारे देश में है मिसाइल, वहाँ से इसराइल की मदद से बनाई गई है या वहीं से। तो ये सब चीज़ें हमें जानना जरूरी है कि 7 पॉइंट्स उन्होंने इसमें एमओयू साइन किया है। ही इज द फर्स्ट पीएम टू विजिट इजराइल। ये देखिए कौन कौन से पॉइंट है। द डिस्कशन ऑन बिटवीन 2 पीएम विल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ का ज़्यादा अच्छा है। डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी, कुल 70 लाख की आबादी होने के बावजूद भी इसराइल इतना टेक्निकल संपन्न देश है, और हमारे देश में 125 करोड़ देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा विकास किया है और आगे हम करते रहेंगे। अगला न्यूज़ है फ्री जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर्स सेट अप अक्रॉस गोवा, एक गुड इनिशिएटिव। देखिए इसके पॉइंट्स पढ़ लूँ पहले मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस हैज सेट अप जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर्स इन द वर्ल्ड
वार्ड ऑफिस अक्रॉस द स्टेट्स एंड द डिपार्टमेंट हेड ऑफिस इन पणजी। पणजी में इनका हेड ऑफिस होगा। उन्होंने जगह जगह एक सेंटर खोल दिए हैं जीएसटी की, जिसमें हेल्प करेंगे। तो गोवा पहला ऐसा वो बन गया है राज्य है। एक अच्छी शुरुआत है। द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी स्टडीड इन ए रिलीज दैट ट्रेंड help desk personnel have been appointed for each ward and head of office to assist taxpayers in resolving their technical issues related to migration to GST regulation amendments, return file and payments। ठीक है, वो सब आपको वो सब लोगों को जानकारी देंगे फ्री में। लेकिन जो फीस भरी जाएगी वो किसके द्वारा भरी जाएगी? वो गवर्नमेंट के द्वारा भरी जाएगी। सीए को जो फीस भरी जाएगी। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है जीएसटी के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि बहुत से लोग अभी जीएसटी के बारे में जानते नहीं है। आगे आधे से ज़्यादा लोग तो डरे हुए हैं कैसे होगा, क्यों होगा, जीएसटी हम पे किस तरह से लागू होगा। दुकान वाले सामान नहीं बेच रहे अपना, इसी डर की वजह से। तो ये गोवा की अच्छी शुरुआत है और सभी को, पूरे देश में ये सभी राज्यों को शुरुआत करनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, होल्ड प्लीज 1 सेकेंड। ओके, नंबर 23, यूनाइटेड किंगडम लीव्स लंदन फिशरीज कन्वेंशन। एक फिशरीज का कन्वेंशन था, मछुआरों का मछली पकड़ने का कन्वेंशन, 50 साल पुराना कन्वेंशन था। तो यूनाइटेड किंगडम ने उससे क्या किया, अपना समझौता तोड़ दिया। क्यों ये समझौता क्यों तोड़ा? वो बोलते हैं कि जब हम ब्रेक्जिट में ले रहे तो हम ऐसे समझौते का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी ब्रेक्जिट तो वो ब्रिटेन एग्जिट है ना। तो उन्होंने कहा जब हम यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेंगे तो हम ये समझौता भी नहीं मानते। ठीक है, यह समझौता यूरोपीय देशों को मछली पकड़ने की इजाजत देता है। कौन सा समझौता? फिशरीज कन्वेंशन, लंदन फिशरीज कन्वेंशन, जो इंग्लैंड की समुद्री सीमा के 6 से 12 नॉटिकल माइल्स के दायरे में है। यह इंग्लैंड के मछुआरों को भी बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और नीदरलैंड के क्षेत्रों में मछली पकड़ने की इजाजत देता है। इस समझौते को तोड़ने के बाद कोई मछुआरा एक दूसरे के क्षेत्रों में नहीं आएगा। ठीक है, ब्रेक्जिट के चीफ नेगोशिएटर, यह समझौता जो उन्होंने किया था ब्रिटेन के ब्रेक्जिट के, ब्रिटेन एग्जिट जिन्होंने कराया था, मध्यस्थ जो थे, माइकल बैरियर ने कहा कि इस समझौते का मतलब यह नहीं है कि ब्रिटेन इस बात का फैसला करेगा कि कौन कहाँ मछली पकड़ा गया, व्यापार करेगा, कौन उसके पानी में आने की इजाज़त देगा। तो इसको गलत मानते हैं मिस्टर माइकल बैरियर, ये इसने गलत किया है कि ना आने देंगे, ना जाने देंगे अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड किंगडम लीव्स लंदन फिशरीज कन्वेंशन। हो सकते हैं लंदन फिशरीज कन्वेंशन में कितने कौन बाहर हुआ है अभी, तो आप बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। अब देखिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, सुंदरबन मैंग्रोव डेप्लेटिंग अलार्मिंगली। ठीक है, मैंग्रोव के बारे में बताते हैं। ये मैंग्रोव का फोटो है, ये एक पौधों की जनजाति होती है, एक पौधों की सॉरी स्पीशीज है पौधों की। A study revealed that 1986 to 2012, more than 124 square kilometers of mangrove forest cover was lost। यानी कि 124 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वो खत्म हो चुके हैं। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी ही आपदा है। इसके बारे में बता दूं, मैंग्रोव क्या होते हैं? यह तटों पर मैंग्रोव वृक्ष होते हैं। तटों पर ये जैसे पेड़ होते हैं, बहुत घने होते हैं, इनमें बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, बहुत सारे लोग इन पर निर्भर होते हैं मैंग्रोव्स पे। कई तरह की वनस्पति जनजाति
वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, और लोगों का पालन पोषण होता है। जब इतने ये पेड़ नहीं रहेंगे तो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, बड़ी विपदा आ जाएगी। तो उसके बारे में क्या है, यदि तटों पर मैंग्रोव वृक्ष न हो तब वहाँ या तो मछलियाँ होंगी ही नहीं या उनकी संख्या बहुत कम होगी। मछलियों के अतिरिक्त मैंग्रोव वनों में अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बाघ, बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, हिरण, सुअर, मछली मारने वाली बिल्ली, फिशिंग कैट, कीट या पक्षी। मैंग्रोव परिस्थितियों से संबंध अन्य जीव, डॉल्फिन, लैटिनिस्टा, गेंटिका, मैंग्रोव बंदर, ऊद बिलाव, कटकृत चुंगली, गधे, कच्छ के मैंग्रोव क्षेत्र में अक्सर देखे जाते हैं। केकड़े खाने वाले बंदर, लंगूर, उड़ने वाली लोमड़ी, मॉनिटर छिपकली, जंगली सुअर तथा सांप की कुछ प्रजाति मैंग्रोव वन में पाई जाती है। अब आप देखिए, अब जब ये सब मैंग्रोव ही नहीं रहेंगे तो इन पेड़ पौधों को, इन सब जो जानवर हैं स्पेशल, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या होता है, मैंग्रोव पेड़ और पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट जो है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। लॉ कमीशन रिकमेंड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज डिफॉल्टर टू बी फाइन, यानी कि अब जो शादियां होंगी सबके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ये लॉ कमीशन ने दिया है। लॉ कमीशन ये हमारा 21st वाला लॉ कमीशन है। देखिए जो मैंने फोटो दिखाई है फर्स्ट हमारे MC शीतलवाड़ वाला फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे जो देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC शीतलवाड़, उनकी पिक्चर है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं, इट इज 270th रिपोर्ट कॉल्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। चेयरमैन डॉक्टर जस्टिस BS चौहान। It is 21st law commission and main function is to work for legal reforms. First law commission of India was established in the year 1954 and the chairman was MC Sittalwal. ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। विधि संबंधी विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव देने की सरकारी आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है। इन्हें विधि आयोग कहते हैं। स्वतंत्र भारत में भूतकाल में 20 आयोग कार्य कर चुके हैं। इस बार आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए और इजराइल ने उनके अपने एक स्पीशीज फूल फ्लावर स्पीशीज के नाम को मोदी का नाम दिया। उसका नाम था इजरायली क्रिस्थामुम फ्लावर विल नाउ बी कॉल्ड मोदी। ठीक है, ये वाला फूल है वो उन्होंने मोदी के नाम पर उस फूल का नाम रखा। अगली न्यूज चलिए, प्रेसिडेंट असेंट फॉर कम्बाला बिल। कम्बाला, ये कम्बाला के बारे में जानते हैं पहले। पारंपरिक खेल है कर्नाटक सरकार का। सॉरी, 13 फरवरी 2017 को कर्नाटक विधानसभा ने पशु क्रूरता निवारण विधेयक 2017 को सर्वसम्मति से पारित किया। पशु क्रूरता निवारण विधेयक 2017 पारंपरिक कम्बाला दौड़, इसे भैंस दौड़ बोल सकते हैं या बैलगाड़ी दौड़ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या था, पशु क्रूरता निवारण विधेयक 2017 पारंपरिक कम्बाला दौड़ की अनुमति देता है। यह बिल पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के दायरे और बैलगाड़ी दौड़ को छूट देने के प्रावधान करता है। यह बिल कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई और वाला द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु पेश किया जाएगा, जिसके उपरांत इसे केंद्रीय कानून का दर्जा प्राप्त हो गया है। नवंबर 2016 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पशुओं के एथिकल ट्रीटमेंट का हवाला देते हुए पशु क्रूरता नियम के अंतर्गत राज्य में
कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध जो था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु की पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू, उससे जो प्रतिबंध लगाया था उसके आधार पर इसका प्रतिबंध लगाया गया था। और ये क्या है, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में जल्लीकट्टू पर से रोक हटाई जाने के उपरांत कर्नाटक में इस पारंपरिक खेल पर से रोक हटाई जाने की मांग तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है जी, ये थी कहानी हो गई कंबाला की कि किस तरह से प्रतिबंध हटाया जाए इस पर। ये एनिमल वेलफेयर के जो पीपल्स हैं उन्होंने ट्वीट डाल दी थी और फिर सरकार ने कहा कि नहीं, जब जल्लीकट्टू से बैन हट गया तो इस पर से भी बैन हटना चाहिए। प्रेसिडेंट की हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सेंड मिलने के बाद अब ये दौड़ वहाँ पे चालू हो जाएगी। कनम्बाला क्या है, कर्नाटक के तटीय जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाने वाला एक पारंपरिक भैंस जोड़ प्रतियोगिता है। यह खेल नवंबर से मार्च माह के दौरान आमतौर पर दलदली धान के खेत में खेला जाता है। प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान दो भैंसों के दो जोड़ों को गीले चावल के खेतों के बीच किसान अपने घोड़ों द्वारा नियंत्रण कर दौड़ाता है। पारंपरिक तौर पर यह एक गैर प्रतिस्पर्धी भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, यानी इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, समझ गए ना। यह प्रतियोगिता एक धार्मिक भावना से जुड़ा रहती है, इसमें किसान अपने इष्ट गुरु को धन्यवाद देने और अच्छी फसल की कामना की आयोजन करते हैं। ठीक है जी, ये देखो कंबाला है, दौड़ा रहा है इसको धान के गीले खेत में। इसके पॉइंट में अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द कंबाला? इट इज ट्रेडिशनल फॉर्म, is non-competitive, with buffalo pair made to race one after another in paddy field. Paddy field में धान का किला खेत, which is considered of a thanksgiving to God for protecting animals from disease. It is celebrated in Karnataka. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि कंबाला कहाँ का खेल है, कंबाला क्या है, इसमें कौन दौड़ता है, ठीक है, कहाँ पे दौड़ा जाता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। अगली न्यूज क्या है, एबीसी सेंटर इम्पैक्ट फॉर रोड। देखिए राजस्थान की सड़कों को सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $220 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, तो ये खबर ध्यान रखनी है, रिवैम्प का मतलब है सुधार करने के लिए। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड इट $220 million loan agreement meant to improve connectivity, transport efficiency and safety on the state highways of Rajasthan। ठीक है, अगली न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज अबॉर्शन फॉर ऑफ एलिंग फोर्टस। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके पीछे क्या कंडीशंस थी, क्या टर्म्स थे, कितने वीक्स के लिए दिया है, बस पढ़ देता हूँ मैं न्यूज। द सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड ए वुमन हु इज in her 26 weeks of pregnancy to abort her fetus that is suffering from severe cardiac ailment or abnormalities. It was illegal up to 20 weeks of pregnancy before it. यदि आप गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई एबनॉर्मलिटीज है जिससे कि आने वाले भविष्य उसका सही नहीं होगा, तो 26 सप्ताह तक के गर्भ को अबॉर्ट किया जा सकता है। पहले यह सीमा 20 सप्ताह थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कम एक्सिस्ट इन 1971 एंड अमेंडेड इन 2003 में इसका संशोधन हुआ 1971 में आई थी। तो मैं आपको इसमें बता दूं क्या था, इसकी कहानी क्या है थोड़ी सी बता दूं मैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात से संबंधित मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अभी तो पता चल गया आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की एक महिला को 26 हफ्तों का गर्भ गिराने की इजाजत दी है। कोलकाता की महिला थी वो। गौरतलब है कि कानूनी तौर पर 20 सप्ताह तक के गर्भ को रोक गिराने की मंजूरी है। महिला के पेट में पल रहा भ्रूण दिल की बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। अभी हम कोलकाता की महिला की बात कर रहे हैं। महिला और उसके
कभी ने अदालत से इस आधार पर भ्रूण को नष्ट किए जाने की अनुमति मांगी थी कि यह बीमारी मां के स्वास्थ्य के लिए भी घातक हो सकती है। कोर्ट ने महिला और उसे गर्भ की स्वास्थ्य जांच के लिए 7 डॉक्टरों के पैनल का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी। इसके क्या प्रावधान कहते हैं? दरअसल मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में प्रावधान है कि 20 हफ्ते के बाद गर्भपात नहीं किया जाता। इसके तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि ये छूट भी है, अगर मां या बच्चे को खतरा हो तो गर्भपात किया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में गर्भपात की इजाजत दी है। इसी साल उच्चतम न्यायालय ने मुंबई निवासी 24 हफ्ते की गर्भवती 23 वर्षीय महिला को गर्भपात की इजाजत दी थी। वर्ष 2014 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक संशोधन द्वारा गर्भपात की अनुमति प्राप्त करने की अवधि को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि बाद में वर्षों में भी समय समय पर यह मांग उठती रही है। गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 साधारण तौर पर कानून के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में 12 से 20 सप्ताह तक ही गर्भपात करने की व्यवस्था की गई है। देखिए क्या होना चाहिए, कानून पता चल पुराना है जो उस वक्त की जांचों पर आधारित था। अब तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई हैं। इस कानून के अनुसार कानूनी तौर पर गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे जब महिला की जान को खतरा हो, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, गर्भ बलात्कार के कारण हुआ हो, बच्चा पैदा होने वाले बच्चे को घर में उचित विकास न हुआ हो और उसे विकलांग होने का डर हो। गर्भपात का अधिकार महिलाओं के लिए जीवन के अधिकार का भाग है। यह महिला को मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें गर्भपात करना ज्यादा नैतिक और तर्कसंगत लगता है, जैसे गर्भधारण के कारण यदि माता के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो। साथ ही अगर टेस्ट में पाया जाए कि गर्भ में पल रहे बच्चे में कुछ असाधारण बीमारी, विकलांगता या उसका सही तरह से विकास नहीं हुआ, अगर ऐसी स्थिति माता गर्भपात करना चाहे तो क्या गलत है, क्या अनैतिक है? इस प्रकार के सवालों के जवाब में या तो विधायक के पास है और ना ही न्यायपालिका के पास है। इस संबंध में विशेष कारण क्या है? अतः इस विषय पर समुचित अध्ययन के पश्चात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में कुछ सदारती संशोधन तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब अगली न्यूज क्या है? सॉरी, NMCE National Multi Commodity Exchange and ICEX Indian Commodity Exchange to merge, creating India's third largest commodity exchange. NMCE National Multi Commodity Exchange और ICEX दोनों मर्ज होंगे और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज बन गया। बस इसमें इतना जानने के लिए था। India's in 88th place in the money to hold in the Swiss bank. भारत जो है 88वें स्थान पर गया है स्विस बैंक में मनी रखने के मामले में। India was placed at 75th position in the 2015 and 61 in 2014, यानी कि उसकी पोजीशन कम हुई है, यानी कि लोगों ने अब स्विस बैंक में पैसा रखना कम कर दिया है। पहले 2015 में 75वीं पोजीशन थी और 2014 में 61वीं पोजीशन है। देखिए कितना पैसा निकाला गया वहाँ से। अब अगली जो न्यूज़ है वन महोत्सव के बारे में है। वन महोत्सव मनाया गया हमारे देश में। वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। यह 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता और अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। इसके पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों? द फेस्टिवल टू ट्री प्लांटेशन वाज इनिशिएटेड इन 1950 बाय डॉक्टर के एम मुंशी, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, टू क्रिएट एंथुसियाज्म अमंग द masses for forest conservation and planting trees. And today, Dr. Harshvardhan, Union Minister, launched a month-long drive to make one Mahotsav on 5 July, usually observed in the first week of July every year, celebrated 1 to 6 July. हमारे देश में एक व्यक्ति पर 4 पेड़ हैं, जबकि एक व्यक्ति पर 20 पेड़ होने चाहिए। हमारे धरती पर हर वर्ष 10 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं और 5 करोड़ पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि फिर भी 5 करोड़ पेड़ तो कम ही हो रहे हैं धरती पर। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ों का कितना महत्व है हमारे जीवन के लिए। एक पेड़ 4 आदमी के लिए ऑक्सीजन देता है,
चलो अभी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब पूरी धरती भी पेड़ नहीं रहेंगे फिर हम क्या ऑक्सीजन लेंगे, क्या जिएंगे, पता नहीं, राम जाने। अगली पॉइंट है जियोमी टू एक्वायर की नोकिया पेटेंट्स। जियोमी हमारे जो चाइना का ब्रांड है, उसने नोकिया के पेटेंट्स दे दिया है। अब जो नए मोबाइल आएंगे शायद वो ऐसा हो कि जियोमी नोकिया है, एम आई नोकिया हो गया है, तो जो भी उनका है फैसला करेंगे। अगली न्यूज है नेशनल बुक ट्रस्ट लॉन्चेस हर हाथ एक किताब। दोस्तों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, हर हाथ एक किताब। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी जिसे बोलते हैं, ने हाल ही में एक हाथ एक किताब, हर हाथ एक किताब योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के ये पुस्तक आप सभी दान दे सकते हैं। जैसे कि जो लोग पुस्तक दान करना चाहते हैं वे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील, सभी जानते हैं स्नैपडील के बारे में, और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी के अधीन कार्यरत, यानी कि अभी जो है एचआरडी के अधीन है नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी, स्नैपडील के साथ योजना के लिए विशेष गठजोड़ किया है। यहाँ से आप जो भी पैसे भेजेंगे वे नेशनल बुक ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाएंगे। एनबीटी के साथ जुड़े गैर सरकारी संस्थान स्थानीय समुदाय एवं उन क्षेत्रों को चुनाव करके पुस्तकें वितरित कर देंगे कुछ जो के पास पुस्तकें नहीं है। एनबीटी इस योजना के लिए खरीदी जाने वाली पुस्तकों पर 23.5% छूट दे रहा है। अब तक इस योजना को 3627 पुस्तकें बच्चों को भेजी जा चुकी हैं। लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन यानी ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में ब्रेल लिपि में पुस्तकें प्रकाशित करता है। इसकी पुस्तकें मुख्य उद्देश्य जो है इसका पठन को प्रोत्साहन देना, यानी कि रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना, पुस्तकों में भारतीय में पुस्तकों को प्रोत्साहन करना, लेखकों और प्रकाशकों को सहायता तथा बल साहित्य को बढ़ाना है, बाल साहित्य को। यह हर दूसरे वर्ष नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। द स्कीम allows the people to make donations to children between the age of 6 and 12 in the form of books which is simple method. Okay, मैंने बता दिया 6 से 12 साल के बच्चे कर सकते हैं। People who wish to donate can transfer money to online shopping site Snapdeal, with which the trust at an autonomous organization under the Ministry of Human Resources Development has formally tied up. The money will then be transferred to the National Book Trust. About NBT. NBT is Indian Publishing House. It was founded in 1957 as an autonomous body under the Ministry of Education of the Government of India. At present, NBT is working under Ministry of HRD. अगली न्यूज क्या है? इटली पासिस बिल मेकिंग टॉर्चर इस क्राइम अंडर नेशनल लॉ। यदि कोई टॉर्चर करेगा किसी को तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा। इटली ने फाइनली वो विधेयक पारित करती है जिसके अंतर्गत यातना को, टॉर्चर को मतलब यातना बोलते हैं, राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध माना जाएगा। यह विधेयक 5 जुलाई 2017 को पारित किया गया। इसमें 198 विधायकों ने इसका समर्थन किया जो उनकी असेंबली में है। 35 ने इसका विरोध किया था तथा 104 मतदान में उपस्थित 104 इसमें मतदान में उपस्थित नहीं हुए। इसके अनुसार यातना देने वाले अपराधी को 10 वर्ष के लिए जेल भेजा जाएगा, 4 से 10 साल की सजा हो सकती है उसे। तथा रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में 12 वर्ष तक की सजा हो सकती है। रोम द्वारा 1984 में यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन कभी भी इसे राष्ट्रीय विधेयक के रूप में हस्ताक्षर नहीं किया गया। इस विधेयक के अनुसार यातना उसे माना जाएगा जैसे हिंसा कोई करे, क्रूर कार्रवाई, गहन शारीरिक पीड़ा, मानसिक मेंटली टॉर्चर भी कहे तो उसे टॉर्चर माना जाएगा, कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाता है तो। इसके पॉइंट्स क्या बने, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या बनाया है इसका। रोम signed the UN Convention about against the torture in 1984 but had never transferred it into national legislation. Torture is defined under the law as intense physical suffering or psychological trauma verifiably caused by violence, rape, threats, or cruel actions.
ओके, अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम। स्पेस एक्स सक्सेसफुली launched heavy communications Intelsat 35E. Please hold on a minute. देखिए, स्पेस एक्स फाल्कन 9 के जरिए, फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए एक हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई, सेट इंटेल सेट 35। ठीक है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ लेता हूँ मैं। स्पेस एक्स ऑन 6 जुलाई 2017 launched a commercial communication satellite Intelsat 35A into space using Falcon 9 rocket. The rocket blasted off from Kennedy Space Center in Florida, delivering the satellite into geostationary transfer orbit. The satellite was deployed about 32 minutes after launch. It was massive over 6.7 tons, heaviest satellite Falcon 9 has ever set to orbit. The Intelsat 35E satellite it will provide commercial broadband and communication services in the Caribbean as well as service from government applications in the Caribbean, trans-Europe to Africa and Africa continent. सबसे बड़ी खास बात इसमें पॉइंट याद रखने के लिए क्या है, स्पेस एक्स ने इंटेल सेट 35E कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की। इसके जरिए की फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए कहाँ से की, कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा से, जियो स्पेस ट्रांसफर होने से। ठीक है, अब हमारे देश की जो खबर है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स established in 2006 has 12 battalions with strength of over 13,000 personnel. एनडीआरएफ के बारे में सब जानते ही हैं। 2006 में इसकी स्थापना हो गई थी, 12 बटालियन है और 13,000 इसके अंदर सैनिक हैं। ये न्यूज में क्यों रहा एनडीआरएफ? क्योंकि एनडीआरएफ इसलिए न्यूज में रहा कि एनडीआरएफ जो है इसके मिस्टर संजय कुमार डायरेक्टर जनरल बनाए गए, तो इसलिए इनका ध्यान फैक्ट्स में, अगर फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए, तो मिस्टर संजय कुमार। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आया था कभी कभी, क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी दैट प्रोड्यूस द वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड स्कैन ऑफ द ब्रेन्स इंटरनल वायरिंग। इसका आंसर है कार्डिफ यूनिवर्सिटी वेल्स, जो वेल्स में, वेल्स का यूनाइटेड किंगडम में, जो 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मैं आपको बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐसे इक्विपमेंट्स की उन्होंने खोज की है जो हमारे दिमाग की छोटी से छोटी रचना को भी विस्तारित रूप से बताएगा, उसके बारे में डिटेल से बताएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा दिमागी रूप से बीमारियों को दूर करने का इक्विपमेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर वाज हेल्ड एट विच कंट्री। तो इसके क्या करेंगे, पांचवी मीटिंग ब्रिक्स की जो हुई एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमारे भी एजुकेशन मिनिस्टर गए थे, मिस्टर पीयूष गोयल आई थिंक। तो क्या हुई थी, बीजिंग चाइना में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है जिज्ञासा। एक स्कीम बनाई गई है जिज्ञासा। जिज्ञासा स्कीम के बारे में मैं बता दूं आपको, ये स्टूडेंट्स CSIR और केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसी स्कीम बनाई गई है जिसमें के स्टूडेंट्स को वैज्ञानिक तरीकों से रिसर्च के बारे में जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा बता दूँ इसमें, इस कार्यक्रम
को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने हाथ मिलाया। इसका फोकस क्या है? स्कूल के छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है, ताकि ये बहुत अच्छी योजना बना सकें। इस योजना में क्या है? प्रयोगशाला आधारित शिक्षा के साथ छात्र की कक्षा में सीखने का विस्तार किया जाएगा। जिज्ञासा एक तरफ और एक दूसरे पर वैज्ञानिक स्वभाव स्कूल के छात्रों और उनके शिक्षकों को भी जिज्ञासा की संस्कृति को प्रोत्साहन करेगा। जिज्ञासा ही इसका वर्ड से जाहिर होता है कि लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट हो कुछ सीखने के लिए वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को। यह कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों को CSIR प्रयोगशाला में जाने और लघु विज्ञान परियोजनाओं में भाग लेने के द्वारा विज्ञान में सिखाया सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से जीवित करने में सक्षम होगा। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाथ मिलाया है। CSIR ने और KVS ने हाथ मिलाया है। फोकल इसका जो फोकस है केवल यही है कि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा किया, ताकि उनसे नए वैज्ञानिक बने और देश के लिए काम करें। तो इसके पॉइंट्स मैंने क्या बनाए हैं मैं बता देता हूँ। The Union Government on 6 July 2017 launched Jigyasa program, a student scientist connect program. In this regard, a memorandum of understanding was signed by Union Minister of Science and Technology and Union Minister of HRD for the implementation of the program of Council of Scientists and Industrial Research tied up with Kendriya Vidyalaya Sangathan. Jigyasa would inflate the center of inquisitiveness on one hand, and scientists temper on the amongst the school students and their teachers, expected to connect 1,151 KVs and 38 national laboratories of CSI targeting 1 lakh students and nearly 1,000 teachers annually. The focus is on connecting school students' classroom learning with a well-planned research laboratory-based learning. Jigyasa is a new major initiative taken up by the CSIR at national level during its Platinum Jubilee celebration year. CSIR has been contributing for several decades for socio-economic development in the country. तो मालाबार के बारे में देख लेते हैं हम। मालाबार क्या है? मालाबार 2017 न्यूज में रहा। ये क्या है? इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स on 7 July begin the joint naval exercise मालाबार 2017। जापान, संयुक्त राज्य और भारत के बीच एक नेविक एक्सरसाइज हुई मालाबार 2017 के नाम से उसे जाना जाता है। तब हुई है 7 जुलाई को। इट इज एग्जीक्यूटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में हुई है। द एक्सरसाइज विल फीचर बोथ एश्योर एंड द एट सी ट्रेनिंग। एश्योर का मीनिंग होता है तट पर, और सी का मतलब सी ट्रेनिंग का संबंध तट और समुद्र के अंदर, दोनों के अंदर हुई है। एश्योर में जो हुई है समुद्र तट पर जो हुई है चेन्नई में हुई है, और एट सी में जो है बे ऑफ बंगाल में हुई है। मालाबार 2017 में कौन कौन देश इसके बीच में इन्होंने हिस्सा सहयोग या कौन कौन पार्ट रहे इसके? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। तो साथियों अगली न्यूज़ क्या है? बस एक दो न्यूज़ और बची। पूरे सप्ताह करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है। 22nd एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड एट कलिंगा स्टेशन भुवनेश्वर। 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप वो कलिंगा में हुआ है, भुवनेश्वर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ जाता है एसएससी में क्वेश्चन ये। तो 6 जुलाई को 2017 को ये हुआ है चैंपियनशिप। भारत ने 7 मेडल जीते जिसमें से 2 गोल्ड जीते हैं। गोल्ड में मनप्रीत कौर ने जीता है एक, और एक मिस्टर जी लक्ष्मण ने जीता है। मनप्रीत कौर ने शॉर्ट पुटर में जीता है, और जी लक्ष्मण ने जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जीता है 5000 मीटर की रेस में। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना, मनप्रीत कौर और जी लक्ष्मण ने 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती है जो कलिंगा में हुई है, भुवनेश्वर में। अभी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन अडॉप्टेड फॉर मोर एकेडमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ चुका।
पढ़ा था इसके बारे में, क्वेश्चन बना था ऊपर। मीटिंग, फिफ्थ मीटिंग ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्टर वाज हेल्ड एट विच कंट्री? चाइना। और इसके बारे में देखेंगे क्या है ये। इट वाज द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन येकतेरिनबर्ग, रशिया ऑन 16 जून 2009। फर्स्ट मीटिंग थी, पहली मीटिंग जो हुई थी वो रशिया में हुई थी। रशिया में किस जगह? येकतेरिनबर्ग। अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन, members states Brazil, Russia, India, China and South Africa are committed to the UN Sustainable Development Goal for SDG 4 Education 2030, which aims to ensure inclusive and equitable equality education and promote lifelong learning opportunities for all। आपस में इन्होंने कोलैबोरेट किया है, एमओयू साइन किया एक दूसरे की, ये पांचों देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एक दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज को आपस में शेयर करेंगे। इसके नाम से इसे जाना गया है SDG 4। that was set within the 2030 agenda for sustainable development। बस दो खबरें। मैत्री 2017, मैत्री 2017 क्या है? भारत और थाईलैंड के बीच में जो है एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसलिए मैत्री 2017 के बीच में आती है। केवल इसमें इम्पोर्टेंट ये, किन दो देशों के बीच में ये मैत्री 2017 हुई है? तो इंडिया एंड थाईलैंड। A 14-day joint military training exercise between India and Thailand started in Himachal Pradesh. The aim of this exercise is to build and promote closer relations while exchanging skill and experiences between the two armies। ठीक है, अब नसर के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ने एक शॉर्ट रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है अभी हाल ही में, उसका नाम है नसर। Pakistan has successfully test fired short range surface to surface ballistic missile Nasr. Nasr is a high precision weapon system with the ability to be deployed quickly. It has a range of 60 to 70 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी पूरे सप्ताह भर की न्यूज़। अगर आपको कुछ क्वेरी पूछनी है तो प्लीज़ मेल मी particular@gmail.com and please subscribe my channel Pade Chalo and like this video. Thank you.